नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश सचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का ये अंक। और इस अंक में बात है संसद की। संसद घमासान के साथ संसद के जो हमारा मानसून सत्र था उसका अवसान हो गया है दोनों सदनों में। आज संसद का आखिरी दिन था और संसद के दोनों सदनों में जितना घमासान हुआ ये पहले कभी देखने को नहीं मिला। और सरकार ने जो कार्यसूची अपनी बनाई थी, जो विधेयक उसने प्रस्तावित किए थे, वो सब एक तरह से हाँ हूँ करके ध्वनि मत से उनको पारित करा लिया। किसी पर बहस नहीं हुई। और राज्यसभा में तो स्थिति ये हुई कि जो उपसभापति थे वो इतने अड़े हुए थे कि वो उन्होंने संशोधनों पर, जो जिन सांसदों ने, विपक्ष के सांसदों ने संशोधन लगाए थे, उन पर भी उन्हें बहस की अनुमति नहीं दी। और सीधे सीधे बोलते रहे कि आप तो हाँ या ना में जवाब दीजिए कि आप संशोधन लगाना इस पर बहस करना चाहते हैं नहीं, आपने संशोधन स्वीकार है या नहीं। बहस की तो बात ही नहीं। यहाँ तक कि जो एलओपी के नेता होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं राज्यसभा में, आरोपी कहेंगे इसको, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन तक को नहीं बोलने दिया। और सदन सुबह से और समाप्त सत्रावसान होने तक लगातार कई बार स्थगित हुआ, कई बार हंगामा तो खैर थमा ही नहीं। और सरकार अपना कामकाज निपटा करके एक तरह से सदन छोड़कर भाग गई। आप इसको कह सकते हैं कि सरकार सदन छोड़कर भाग गई। सरकार ने अपने ढंग से, अपने मनमाने ढंग से, बिना किसी बहस के आधा दर्जन से ज़्यादा विधेयकों को एक तरह से पारित कर दिया। आज ही राज्यसभा में जो ऑनलाइन गेमिंग का विधेयक था उस पर भी बहस नहीं हुई। उस पर भी बहस इसलिए नहीं हुई क्योंकि विपक्ष चाह रहा था कि भाई आप पहले वोट चोरी के मामले पर बहस कराइए, उसके बाद हम सब बहस में तैयार हैं, हर विधेयक पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार दोनों सदनों में, न लोकसभा में न राज्यसभा में, वोट चोरी के मामले पर बात कराने के लिए, बहस करने के लिए तैयार नहीं हुई। और इसका नतीजा ये हुआ कि ये संसद जो 21 जुलाई से शुरू हुई थी और आज 21 अगस्त है, बिना किसी कामकाज के हंगामे के बीच डूब गई। और संसद में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विपक्ष के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लगातार बहस की मांग करते रहे वोट चोरी के मामले पर, लेकिन बहस नहीं हुई। केवल बहस हुई तो वो भी बहस हुई आधी अधूरी ऑपरेशन सिंदूर पर। और उसमें भी प्रधानमंत्री ने गोलमाल जवाब दिया। देश के ओर से जो प्रश्न पूछे गए थे, जो प्रश्न किए गए थे, उन पर कोई उत्तर नहीं दिया गया। तो अब जाहिर है कि जो लड़ाई है अब संसद से निकल करके सड़क पर लड़ी जाएगी। और सड़क पर ये लड़ाई का शुभारंभ, श्री गणेश, आगाज, बिस्मिल्लाह, ये एलओपी के नेता राहुल गांधी बिहार से कर चुके हैं। अब खबर यह है कि इधर सत्रावसान हुआ है, उधर मोदी जी 22 तारीख को यानी कल गया जाएंगे और उसके बाद वो बंगाल में भी दस्तक देंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर एक तरफ बिहार है तो दूसरी तरफ बंगाल है। बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं, बिहार में अभी चुनाव होने हैं अक्टूबर नवंबर में। तो दोनों जगह अब वोट चोरी का मामला गरमा गया है। तो सरकार ने एडमेंट है, अड़ी हुई है कि वो वोट चोरी के मामले पर कोई बहस नहीं करेगी, विपक्ष के साथ एक टेबल पर बैठेगी ही नहीं। और ऐसी स्थिति में ये जो कड़वाहट घुली है राजनीति में, देश की राजनीति में, इसका अंत क्या होगा ये समझने वाली बात है। क्योंकि लोकसभा में देखिए, इसी हंगामे के बीच सरकार ने 130वां जो संशोधन विधेयक एक पारित कराया है, जिसमें कि 30 दिन तक पुलिस हिरासत में रहने पर किसी भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, को भी उसके पद से हटाने का प्रावधान कर लिया है। हालांकि ये कानून अभी संसद की समिति होती है, जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गया है। और वहाँ से, जैसा कि जाहिर है कि पिछले दिनों वक्फ बोर्ड विधेयक भी जेपीसी में गया था, और वहाँ से तमाम हुल्लड़ के बाद, तमाम विरोध के बाद जेपीसी में उस विधेयक को कानून बना दिया गया। और वो कानून इस समय सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में फैसले का इंतजार कर रहा है। यही हस्त मुझे लगता है इस कानून का भी होगा, क्योंकि ये जो कानून है एक तरह से काला कानून है। और ये कानून अपने विरोधियों को दबाने के लिए किया गया है। इसका दुरुपयोग ही होगा। 30 दिन किसी को भी पुलिस हिरासत में रखना पुलिस के लिए, सरकार के लिए बाएं हाथ का खेल है। क्योंकि आप किसी भी मामले में किसी भी जनप्रतिनिधि को उठा लीजिए
और अदालत में पेश कीजिए तो अदालत तो पहले दिन तो जमानत की बात सुनती नहीं है, 15 दिन की तारीख दे दी, 15 दिन बाद आना, और 15 दिन बाद फिर आप जब जमानत पर बहस करेंगे और कुछ बहस पूरी नहीं होगी, पर फिर 15 दिन बाद बुलाएगी, आपकी अवधि 30 दिन की पूरी। और आप जिस पद पर भी हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, किसी भी जगह बैठे हैं, आपको सरकार अपनी मर्जी से हटा सकती है। लेकिन सरकार ने इस कानून में एक चोर दरवाज़ा भी छोड़ा है अपने लिए कि वो चाहे तो किसी को वापस भी ले सकती है। तो अब ये इस कानून पर भी बहस नहीं हुई, जैसे ये जो ऑनलाइन गेमिंग के विधेयक पर बहस नहीं हुई, वैसे इस कानून पर भी बहस नहीं हुई। तो ये बिना बहस का कानून यानी एक तरफा कानून है, और ये कानून ही अब मुझे लगता है कि सरकार की गले की हड्डी बनेगी। अभी सड़क पर केवल और केवल SIR को लेकर सरकार का विरोध हो रहा है, जन सैलाब उमड़ रहा है, क्योंकि अकेले बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 65 लाख वोटरों को डिलीट कर दिया गया, विलोपित कर दिया गया। उसमें से आधे से ज़्यादा मृतक बता दिए गए हैं, आधे से ज़्यादा का कह दिया गया है कि इनका अता पता नहीं है, ये या तो प्रदेश छोड़ कर चले गए हैं या इनकी पुष्टि नहीं हुई है। तो 65 लाख एक बहुत बड़ी संख्या होती है, और ऐसा ही अगर पूरे देश में हर राज्य में हुआ तो आप समझ लीजिए क्या स्थिति बनेगी। तो आक्रोश बहुत ज़्यादा है, सदन में ये आक्रोश निकल नहीं पाया, विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो और ऐसे में सड़क जो है अब गर्म हो गई है। तो अब ये जो आंदोलन बिहार से शुरू हुआ है, ये राष्ट्रव्यापी होने की संभावना है। लेकिन आप देखिए, हारा जुआरी क्या नहीं करता, वो खेल उत्तर बिहार में हो रहा है। अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपनी बैसाखी के जरिए LOP के नेता राहुल गांधी को जननायक कहने पे आपत्ति उठा रही है। उसका कहना है LOP के जो JDU के नेताओं का कि बिहार में तो जननायक एक ही हुए हैं, कर्पूरी ठाकुर साहब। तो भैया, बिहार में कर्पूरी ठाकुर साहब जननायक थे, और वो लोगों के दिल में जननायक रहेंगे, लेकिन उनकी जगह खाली हो गई है, उनको गए हुए बहुत अरसा हो गया है। बिहार में लोकनायक भी थे, जयप्रकाश नारायण जी, वो भी लोगों के दिल में 50 साल राज कर लिए, लेकिन उनकी भी जगह खाली पड़ी है। तो कोई नया जननायक तो आएगा, कोई कर्पूरी ठाकुर साहब या JP ये तो कह के कह दी कि अभी मेरे आगे जो जननायक और लोकनायक लगा था, इसको किसी दूसरे पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि ये जो पैंतरा जो भाजपा और LJP मिलके उठा रही है, JDU मिलके उठा रही है, इसका भी कोई असर इस अभियान पर, जो वोट चोरी के खिलाफ अभियान देश में शुरू हुआ है, इस पर होने वाला है। अब बात करते हैं फिर उसी विधेयक की, जो कि एक काला कानून की शक्ल में देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कानून, ये संविधान संशोधन तभी संभव है जबकि सदन के, लोकसभा के दोनों सदनों में सरकार के पास 2/3 बहुमत हो। सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है। कुल संख्या की दृष्टि से सरकार चाहे तो बहुमत में है। सरकार के पास लोकसभा में जो उनका गठबंधन है, NDA गठबंधन, उसके 292 सदस्य हैं, ठीक है। राज्यसभा में भी यही स्थिति है, उनके पास 130 सदस्य हैं, लेकिन आपको चाहिए 2/3 बहुमत, और वो 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व वाले गठबंधन को फिलहाल इस मौसम में तो मिलना संभव नहीं है। तो ये जो संविधान संशोधन कानून है, ये औंधे मुँह गिरेगा। ये सदन में तो एक तरफा पारित करा लिया, लेकिन जब ये कानून बनकर आएगा तो 2/3 बहुमत मिलेगा नहीं, अपने आप औंधे मुँह गिरेगा। फिर भी मान लीजिए कोई ऊंच नीच होती है तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको शायद ही कानून के रूप में स्वीकार करे, क्योंकि ये काला कानून है और ये भारत की जो न्याय की जो मूल्य हैं उसके खिलाफ है। और इसमें आप देखिए, उन्होंने कहने को शामिल किया कि इसमें हमने प्रधानमंत्री को भी शामिल कर लिया है। इस देश में आज तक किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई मुकदमा कायम हुआ क्या? आप अतीत उठा कर देख लीजिए, चाहे किसी भी की सरकार रही हो, हिम्मत ही नहीं है। यहाँ का कानून इतना मजबूत नहीं है कि वो अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ एक रिपोर्ट ले ले, एक मुकदमा दर्ज कर ले और उसे गिरफ्तार करके 30 दिन पुलिस हिरासत में रोक ले, जेल भेज दे। संभव ही नहीं है। इसलिए एक व्यवहारिक कानून है जो अपने विरोधियों को डराने के लिए एक कानून है। ये विरोधी
भारतीय जनता पार्टी के बाहर के भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी विरोधियों की जो मौजूदगी है, वो हाल में आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का जो चुनाव हुआ, उसमें गृह मंत्री अमित शाह के प्रत्याशी को पराजय का सामना करना पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी के जो रूडी साहब हैं वो चुनाव जीत गए, उनको 392 वोट मिले। अब अगर ये 392 वोट इकट्ठे रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव की तरह, तो आप मानकर चलिए कि जो इसी महीने की 21 तारीख को उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होना है, और सीधा चुनाव होना है। पहले तो निर्विरोध कराने की कोशिश हो रही थी, लेकिन सरकार को वहाँ भी मुँह की खानी पड़ी, और संयुक्त विपक्ष ने अपनी तरफ से जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना करके सामने खड़ा कर दिया। और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के अगर गुण दोष के आधार पर आप देखें, तो सुदर्शन रेड्डी एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से 21-22 पढ़ रहे हैं, योग्यता की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से, व्यक्तित्व की दृष्टि से। लेकिन अब ये देखना है कि आज लोगों की अंतरात्माएं जागती हैं क्या। आज विपक्ष तो एकजुट है, विपक्ष के साथ इस समय कोई संकट नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो मौजूदा नेतृत्व से नाखुश लोग हैं, उनके ऊपर सारा दारोमदार है। अगर उनकी अंतरात्मा जागी तो फिर इस देश की राजनीति में एक नया भूचाल आ सकता है। अगर एनडीए का प्रत्याशी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव न जीत पाया, तो इस सरकार को हर हालत में मैदान छोड़ना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू की पराजय अगर होती है तो उसकी बैसाखी जा रही है। अगर जेडीयू की पराजय होने के बाद बिहार में बैसाखी गई, तो फिर आंध्र वाले अपनी बैसाखी अपने आप खींच लेंगे, क्योंकि वो जो क्षेत्रीयता का मामला है, उस मामले में भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में मुझे लगता है विपक्ष के साथ खड़े होंगे। हालांकि दोनों ही दक्षिण के प्रत्याशी हैं, एनडीए का भी और विपक्ष का भी, लेकिन गुण दोष के आधार पर, जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर चुनाव करने की बात आई तो लोग जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को प्राथमिकता दे सकते हैं, देंगे ये मैंने नहीं कहा है, दे सकते हैं। और अगर ये करामात हो गई कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी लोकसभा में उपचुनाव का ये हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गए, तो आप समझिए कि सरकार को गद्दी छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी नारा इस समय देश में एक ही लग रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा सुन करके संसद की दीवारें कांपने लगी हैं। सड़कों पर जो धमाल है वो इसी नारे का है, बच्चे से लेकर के बूढ़ा तक ये नारा लगा रहा है। और अब इस नारे की कोई काट हमारी सरकार के पास नहीं है। अगर ये सरकार इस मुद्दे पर सदन में बहस करा लेती, तो हो सकता है इस आंदोलन की गर्मी कुछ ठंडी होती, लेकिन सरकार ने गलती की, इस मुद्दे पर बहस से लगातार बची और संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया, बहस नहीं कराई। इधर केंद्रीय चुनाव आयोग को भी उसने इस गलती के लिए कसा नहीं, बल्कि उसे संरक्षण देने की कोशिश की, उसे अपना माउथपीस बनाने की कोशिश की। तो गलती पर गलती करते गए। हमारे यहाँ तो कहा ही गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, रामचरितमानस में कहते हैं ना, जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले ही हर लई। तो ऐसा लगता है कि सरकार की मति को हर लिया है भगवान ने, और वो लगातार एक के बाद एक उल्टा कदम चलती चली जा रही है। इधर देखिए, उसने ऑपरेशन सिंदूर पर ढंग से जवाब नहीं दिए। उधर उसने देखिए, सरकार ने जो अमेरिका का दबाव है टैरिफ और जुर्माने को लेकर, उस पर देश को भरोसे में नहीं लिया। अब इस समय जो विदेश नीति है उसमें जो डामाडोल स्थिति है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी हमारे कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, और दूसरी तरफ चीन के लिए हर दरवाज़ा खोल दिया गया है कि आप कहीं से भी आके आओ और भारत के बाज़ारों में अपना माल भर दो। अब आदमी कहाँ से स्वदेशी अपनाएगा? आप वही बात खुद कर रहे हैं। अगर आपको स्वदेशी को बढ़ावा देना है तो विदेशी माल के लिए दरवाजे बंद करिए ना, लेकिन नहीं कर रही है सरकार। अभी ये भी तय नहीं कर पाई कि उसका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। अमेरिका दोस्त है कि रूस दोस्त है, रूस दोस्त है कि चीन दोस्त है, चीन दोस्त है कि फ्रांस दोस्त है। तो ऐसे पसोपेश में फंसी हुई ये सरकार देश को किस दिशा में ले जा रही है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। और यही मौका है कि आप जहाँ हैं वहाँ खड़े होकर के इस सरकार को गलत दिशा में जाने से रोक सकते हैं। इसके लिए आपको
विपक्ष के साथ खड़ा होना पड़ेगा, खुद विपक्ष बनना पड़ेगा। आप किसी राजनीतिक दल के सदस्य हों या ना हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सरकार के गलत कार्यों का अगर विरोध करते हैं तो आप राष्ट्रभक्ति कर रहे हैं, आप राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, ये आपको मान लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब चूंकि सत्रावसान हो गया है संसद का, तो सब दिल्ली में तो सन्नाटा होगा। संसद आवारा होते होते मौन हो गई। आवार तो हो ही गई थी, क्योंकि उसमें जिस ढंग से काम हुआ पिछले 1 महीने में, वो एक संसद की आवारगी का नमूना था। और संसद को आवारा होने से रोकने के लिए बकौल लोहिया सड़कों को भी अपना मौन तोड़ना पड़ा, और सड़कें अपना मौन तोड़ चुकी हैं। आने वाले दिन हमारे लिए संभावनाओं के दिन हो सकते हैं। नज़र रखिए और संसद के इस घमासान के बाद सड़कों पर होते हुए घमासान को देखिए और अपना मन बनाइए कि आपको किसके साथ खड़ा होना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो कृपा करके इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, तभी ये सिलसिला आगे चल सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का समर्थन चक्रदर्शी को मिलता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।